दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे पिछले कुछ दिनों में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 310 की हाई बना के स्टॉक इस समय 240 के आसपास है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ भी चुका है, क्योंकि सिर्फ 30-32 रुपये में जो आईपीओ दिया था स्टॉक, जिसकी लिस्टिंग भी 50 में हुई, वो 240 के आसपास है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको लगेगा ये महंगा है, लेकिन वाकई में क्या इस लेवल पे ये महंगा है? तो इसके फंडामेंटल जानने की कोशिश करेंगे, इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी रेटिंग को देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वाकई में क्या ये महंगा है या फिर इस लेवल पे खरीदने के लिए काफ़ी फेयर वैल्यू दिख रही है। इसकी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को 243 पर क्लोजिंग थी, 1.78% की गिरावट देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि 251 तक जाने की कोशिश की स्टॉक ने, लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई, स्टॉक आ गया नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक दबाव में बिल्कुल है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार नीचे ही आया है, आप ये क्लियरली समझ सकते हो। 23 जुलाई को स्टॉक जो 282 के आसपास था, उसी दिन ये गिर के 258 पर आए, यानी एक ही दिन में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। जो स्टॉक 280 के ऊपर था वो 260 के नीचे आ गया, और ये काफ़ी बड़ी गिरावट थी। और उसके बाद में स्टॉक इतना संभल नहीं पाया। आप देखें उस लेवल के आसपास ही है। ज़रूर वहाँ से कुछ रिकवरी हुई, जितनी गिरावट भारी हुई थी 23 जुलाई को, उतनी गिरावट रही नहीं, क्योंकि 24 जुलाई को स्टॉक फिर 269 के आसपास आ गया। लेकिन उसके बाद में आप देखें तो लगातार थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक नीचे ही आ रहा है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक एक बार आप देखें 269 तक चला गया, और 30 जुलाई के बाद फिर स्टॉक के अंदर गिरावट का जो दौर शुरू हुआ वो स्टॉक को 250 के नीचे ले आया। तो अब देख सकते हो कि थोड़ा सा दबाव तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इस बार जो हमारा बजट है 2024-25 का ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए समर्पित है। सरकार ने इसके लिए बहुत सारी ऐलान की है। तो यहाँ पे इंडिया टारगेटिंग 7 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड डिकार्बनाइजेशन टारगेट विद अचीविंग 500 गीगावाट फॉसिल फ्यूल फ्री जनरेटिंग कैपेसिटी बाय 2030, ये इस समय सरकार का गोल है। तो सरकार चाहती है कि 2030 तक अपनी ऊर्जा की ज़रूरत जितने भी पूरी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, उसमें 50% योगदान ग्रीन एनर्जी का हो। अभी फ़िलहाल जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है उसके हिसाब से उस सपने को पूरा करने में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, यानी 50 गीगावाट पर एनुअल के हिसाब से अगर हम कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे तब जाके उस गोल को अचीव कर पाएंगे आने वाले 5 सालों में। परंतु यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि इस समय 15 गीगावाट ही पर ईयर हमारी कैपेसिटी जो इंस्टॉल हो पा रही है, इसको 50 गीगावाट पे पहुँचाना, और इसके लिए सरकार ने बजट में कुछ ऐलान भी किया है। बजट ने इस बार टेंडर भी नए सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे, ग्रीन एनर्जी के, ऑफशोर विंड के हो या फिर सोलर के हो, हर घर मुफ्त बिजली योजना लाई है सरकार ने। ये सारी बातें सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे कि इसको 15 गीगावाट की जो इस समय कैपेसिटी है, इसको 50 गीगावाट तक पहुंचाना है, तब उस गोल को अचीव किया जा सकता है। वैसे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए इस बार बजट में जो एलोकेशन है वो 68,769 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल ये 94,915 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से इस बार बजट कमी आई है ग्रीन एनर्जी की, ये भी एक चीज़ है। अब इसमें प्रॉब्लम भी दूसरी थी, जैसे कि इस बार ये मिली जुली सरकार है। बीजेपी की खुद की 242 सीटें आई है, सरकार बनाने के लिए 292 सीट की ज़रूरत है, और ऐसे में जो अपनी गठबंधन पार्टी है उनको भी खुश रखने की ज़रूरत है, और ऐसे में जो बजट का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों को चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ कमी तो रह गई है। लेकिन यूनियन बजट में कुछ बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ, जिसमें पंप स्टोरेज, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट के लिए, काफ़ी बड़े सोलर स्मॉल मॉड्यूल सेक्टर के लिए, और विकसित भारत के तहत काफ़ी बड़ी इस बार ऐलान तो हुई है, जिसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। सरकार ने ऐसा नहीं है कि इस बार कमी रखी है, काफ़ी ऐलान हुए जो आने वाले समय पूरे होंगे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो इंतरिम बजट के समय फरवरी में ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, यानी घर के रूफ टॉप के ऊपर आप देखें सोलर पैनल लगाए जाएंगे कम से कम 1 करोड़ घरों के ऊपर, और उनको 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रोवाइड की जाएगी हर मंथ।
तो इससे आने वाले समय देखें तो जो सपना है सरकार का 500 गीगावाट का, उसमें एक बड़ा योगदान इससे मिलने वाला है। ऑलरेडी 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 14 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं इस योजना के लिए। इसके अलावा सरकार फैम स्कीम लाई है, जिसमें आप देखिए इस फैम स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन पे सरकार की तरफ से सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल शुरू किए जाए। तो ऐसे में आने वाले समय ये जो सारी योजनाएं हैं, इसको फलीभूत करने के लिए जिस कंपनी का सहारा होगा वो होगा इरडा। इरडा ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी को फंड प्रोवाइड करती है। तो जितनी स्कीम आएगी उसका सीधा फ़ायदा इरडा को होगा, और ऐसे में इसके लिए एक बहुत अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हो या फिर सोलर सेक्टर में हो, विंड एनर्जी सेक्टर में, सब में फंड प्रोवाइड करती है इरडा, और इसीलिए इरडा के लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी सवाल निकल के आता है कि आखिर फंडामेंटली कंपनी मजबूत कितनी है। तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पॉजिटिव है, वो है एनुअल रेवेन्यू, जो 42.56% की वृद्धि के साथ लास्ट ईयर 4,965.29 करोड़ के आसपास रहा है। जबकि सेक्टर का जो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है वो 27.24% के आसपास, उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा रहा है। दूसरा पॉइंट भी पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 32.11% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 1510 करोड़ के आसपास रहा है। जबकि सेक्टर का जो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है वो 18.6% रहा है, उसके मुकाबले इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव, और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 44.83% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 1252.23 करोड़ के आसपास रहा है। जबकि सेक्टर का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 26.77% के आसपास रहा है। तो इसके सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा है। इसके बाद अगला चौथा जो पॉइंट है वो भी पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 30.25% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 383.69 करोड़ के आसपास रहा है। जबकि जिस सेक्टर का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन बेसिस पे 12.02% है। इसके मतलब ये है कि उसके मुकाबले काफ़ी बेहतर है इरडा का। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 660% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जिसमें इसके सेक्टर का जो प्रदर्शन है वो 609% के आसपास है। तो इसका सेक्टर के मुकाबले इसका स्टॉक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। परंतु एक पॉइंट यहाँ पे निगेटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, जो 48.78 है, जबकि इसका सेक्टर का जो पी रेशियो वो 19.97 है। फिलहाल पी रेशियो इसका कॉस्टली दिख रहा है। एक पॉइंट और निगेटिव दिख रहा है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.58 है, हायर देन 1 है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन वैसे ये सरकारी कंपनी है और इसने एनपीए को काफ़ी कम कर लिया, तो इसमें भी जितनी चिंता की बात तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो देखो कि 14.62% के आसपास है। तो ये 10 से लेकर 20% की नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है, उन्होंने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से न्यूट्रल बन रहा हुआ है, प्रमोटर की होल्डिंग जो 75% पे अनचेंज है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.54 है, यानी ये हायर देन 1.5। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट कंफर्टेबली चुका सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद एक पॉइंट और पॉजिटिव आपको दिखाई देगा, वो है प्रमोटर के 0 प्ले शेयर, यानी कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे अब पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। टोटल यहाँ पे 7 आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। निगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको 3 ही दिखाई देंगे और 2 यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का ही है, और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा चिंता की बात नहीं दिख रही है। अब इसकी रेटिंग देखें तो इरडा की मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बेहतर कह सकते हैं। और बायर डिमांड के मामले में तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ भी देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक के मामले में थोड़ा सा कमजोर जरूर है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। बाकी ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें दाव लगाया जा सकता है, आने वाले समय ये बेहतर रिटर्न दे सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सोचा जा सकता है, स्टॉक काफ़ी दौड़ा, हो सकता है थोड़ा और नीचे आए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।